हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियोलॉजी कॉन्सेप्ट्स। मैं हूं अजीत कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा वीकली करंट अफेयर सीरीज, जिसके अंदर ये अक्टूबर के फोर्थ वीक का थर्ड वीडियो है, यानी कि लास्ट वीडियो है। इसके अंदर कुछ टॉपिक्स हमने लिए हैं जो कि कुछ इस तरह के 3 6 7 8 टॉपिक्स हैं यहाँ पे। लाइक जो फर्स्ट टॉपिक है वो आयुष्मान भारत है। राइट, ये एक हेल्थ स्कीम है इंडिया की, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्कीम कह सकते हैं आप। इतनी इतनी बड़ी कवरेज है इसकी। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये अक्सर आते रहता है, अभी काफ़ी न्यूज़ में है ये। इसलिए हमें पैंगोंग सो, क्योंकि चाइना इंडिया के बीच में जो फाइट चल रही है तो वहाँ पे ये पैंगोंग सो लेक है। ठीक है ना, दिस इज अ लेक। इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। देन एंडोसल्फान एक इंसेक्टिसाइड है, इसके बारे में पता होना चाहिए। द नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स, इसके बारे में अभी काफ़ी गवर्नमेंट जो है काफ़ी पुश कर रही है इसको, बायोफ्यूल्स फ्यूल्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए। एंड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस है, मतलब पेट्रोल के अंदर उसको मिक्स करने की जो बात चल रही है, दैट इज ऑन क्वाइट गवर्नमेंट के एजेंडे पे है ये। देन ट्विन साइक्लोन्स, ये एक नई चीज़ है। देन क्वाड क्वाड के बारे में हम देखेंगे, अभी लेटेस्ट है, इसकी मीटिंग हुई है, तो इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। जो फर्स्ट टॉपिक है वो है आयुष्मान भारत। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक फ्लैगशिप स्कीम है। फ्लैगशिप स्कीम होती है जब गवर्नमेंट जो है कोई नई स्कीम निकालती है और उसको काफ़ी इंपॉर्टेंस देती है, दैट इज कॉल्ड फ्लैगशिप स्कीम। इससे काफ़ी सारी चीज़ें जुड़ी होती है, लाइक यहाँ पे हेल्थ जुड़ी हुई है, वुमेन की एम्पावरमेंट जुड़ी हुई है, उनकी हेल्थ जुड़ी हुई है, पॉवर्टी जुड़ी हुई है। इस तरीके की काफ़ी सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं, तो उसको फ्लैगशिप स्कीम कहते हैं। तो ये फ्लैगशिप स्कीम है आयुष्मान भारत। अब आयुष्मान भारत के अंदर दो तरह की चीज़ें हैं। जैसे इसके अंदर टू इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं इसके। जो पहला है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जो कि रूरल लेवल पे, यानी कि लोअर लेवल पे ये खोले जाएंगे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जहाँ पे प्राइमरी केयर जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। एंड देन प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके अंदर क्या एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इसके अंदर इंश्योरेंस की फैसिलिटी अवेलेबल है। अब वो क्या है देखते हैं। व्हाट इज प्रधान आयुष्मान भारत और PMJAY, यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये दोनों एक ही चीज़ है। यानी आयुष्मान भारत के अंदर का ही पार्ट है PMJAY, और एक है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर HWCs। ठीक है, तो ये दो इसके अंदर के पार्ट हैं, यानी कि आयुष्मान भारत के ही पार्ट है। अब इसके अंदर सीन क्या है कि एक तो ये पूरा पैसा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, फुल्ली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पूरा पैसा देती है। उसके बाद ये फरवरी 2018 में ये लॉन्च होता है। 5 लाख पर फैमिली फॉर सेकेंडरी केयर एंड टर्शियरी केयर बोथ, यानी कि एक फैमिली के अंदर 5 लाख की आप जो है इलाज करवा सकते हैं, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको उसके लिए कोई पैसा नहीं देना होता है। तो ये एक तरीके की इंश्योरेंस स्कीम टाइप है कि आप हर साल और इसके लिए कोई आपको इंस्टॉलमेंट भी नहीं देना है, कोई प्रीमियम भी पे नहीं करना है, यू हैव टू पे नथिंग, एंड यू विल गेट 5 lakhs पर फैमिली पर एनम। ठीक है ना, ये स्कीम है। इसमें सेकेंडरी केयर है, जिसमें जो है वो सेकेंडरी कुछ सुपर स्पेशलिस्ट उसमें अवेलेबल नहीं होंगे। पर टर्शियरी केयर है जिसमें सुपर स्पेशलिस्ट जो है वो अवेलेबल होंगे। और जो हाई एंड जो खर्च हैं आपके, जैसे कुछ ऑपरेशन है, ट्रांसप्लांट कराना है, तो वहाँ पे जो खर्चे हैं वो भी 5 लाख तक इसमें आप कवर कर सकते हैं पर फैमिली। एक इंसान के ऊपर नहीं है, पूरी फैमिली इसमें कवर होती है। राइट, तो ये इस तरीके से ये हम यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देन एक ये कैशलेस एंड पेपरलेस, यानी आपको कोई वहाँ पे पेपर सबमिट नहीं करना है, कुछ फॉर्म नहीं फिल करना है, जस्ट यू गो विथ योर आधार कार्ड एंड थिंग्स विल बी डन। राइट, तो ये बहुत ही इजी हो जाता है, आपको कोई पेपर वहाँ पे सबमिट नहीं करना होता, कोई फॉर्म नहीं फिल करना होता। तो इसलिए बहुत ही इजी है यूज़ करना, जस्ट आपको आधार कार्ड देना है और आपका सारा काम हो जाएगा। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की जो सर्विस डिलीवरी है, जो सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है पब्लिक को, सिटीजन को, वो यहाँ पे काफ़ी इजी हो चुका है, क्योंकि आप इजीली देख रहे हैं कि जैसे एक आधार कार्ड लेके जाना है और काम आपका हो जाएगा। अदरवाइज पहले क्या, उस फॉर्म भरिए, उसको वो फिर सैंक्शन होगा, वो जाएगा ऑफिसर के पास, सैंक्शन होगा, फिर आएगा, फिर तो इसमें बहुत तामझाम होता है। और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आपको पहले भी कोई पे नहीं करना है और कोई प्रीमियम चार्जेस भी नहीं है। राइट, उसके बाद इसके अंदर सर्जरी, मेडिकल एंड डे केयर, उसके अंदर डायग्नोस्टिक्स, मेडिसिन, ट्रीटमेंट कॉस्ट, सब कुछ इसके अंदर जो है वो इंक्लूडेड है। ये 5 लाख के अंदर आप इसके अंदर कुछ भी करवा सकते हैं। बेनिफिशियरी कौन है इसके अंदर, तो सोशो इकोनॉमिक डेटा जो 2011 का जो सेंसस हुआ है, उसके उसी के बेसिस पे इसमें जो है वो बेनिफिशियरी काउंट किए जाएंगे। और ऑब्वियसली इसमें जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले जो लोग हैं उसको ऑब्वियसली काउंट किया जाएगा, क्योंकि जो अमीर लोग हैं उनके लिए ये नहीं है। ठीक है। देन नेक्स्ट है यूनिफॉर्म सिविल कोड।
अब इसमें क्या है कि हमें ये पता होना चाहिए कि ये कौन से आर्टिकल में है मेंशन। तो सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको यूसीसी भी कहते हैं, ये आर्टिकल 44 में मेंशन है, ठीक है ना, आर्टिकल 44। और ये है डीपीएसपी का पार्ट, डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसका पार्ट है आर्टिकल 44, डीपीएसपी का पार्ट है ये। अब ये करता क्या है कि ये इसका यूनिफॉर्म सिविल कोड का कहना है कि इंडिया के अंदर जो है पूरे कुछ ऐसे मैटर्स हैं, जैसे पर्सनल मैटर लाइक मैरिज, ठीक है ना, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन, ये सारे मैटर्स जो है वो अलग अलग रिलीजन में अलग अलग फॉलो, इसके रूल्स अलग अलग फॉलो होते हैं। लाइक हिंदू जो है वो एक शादी कर सकता है, पर मुस्लिम है वो 4 शादियां कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो ये जो डिफरेंस है, उसके बाद इनहेरिटेंस का जो रूल है, देन एडॉप्शन का जो रूल है, एडॉप्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो इस्लाम में नहीं है, बट इन द सेम केस, इन द सेम वे इंडिया में जो एडॉप्शन का रूल है वो हिंदूज के लिए अलग है। तो हम यहाँ पे जो अलग अलग रूल्स है उससे एक स्टेट के अंदर, क्योंकि हमने पहले देखा है कि स्टेट के लिए हम राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं जहाँ पे, ठीक है ना, स्टेट जो है इक्वालिटी की बात करता है, यानी इंडियन स्टेट कहता है कि मेरे लिए सारे सिटीजन एक जैसे हैं। तो यहाँ पे अलग अलग रूल होना एक नेशनल इंटीग्रेशन के अगेंस्ट चला जाता है, और इससे पता चलता है कि स्टेट जो है सबको इक्वली नहीं देखता है, राइट। तो इसलिए हमारे को आर्टिकल 44 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको इम्प्लीमेंट करने की काफ़ी बातें चलती रहती है, पर इसमें जो मुस्लिम समाज है, जो मुस्लिम लोग हैं, वो इसके काफ़ी अगेंस्ट होते हैं। वो कहते हैं कि इससे जो हमारे रिलीजियस राइट्स है वो ब्रीच हो जाएंगे, वो हमारे रिलीजियस राइट जो है वो सरकार ले लेगी। इस तरीके से इस पे काफ़ी प्रोटेस्ट भी होते रहता है, राइट। तो हमें जो याद रखना है वो आर्टिकल 44 का पार्ट है, ये आर्टिकल 44 में मेंशन है ये, एंड डीपीएसपी का पार्ट है ये। उसके बाद डीपीएसपी के बारे में कुछ और चीज़, जैसे कि ये एक जस्टिसिएबल नहीं है। जैसे फंडामेंटल राइट्स अगर आपके ब्रीच होते हैं, आपके फंडामेंटल राइट्स हैं जैसे कि राइट टू लाइफ है, यानी आपकी लाइफ को अगर थ्रेटन होता है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। आपको अगर कोई इक्वालिटी नहीं है, जैसे कोई कॉलेज अगर आपको एडमिशन देने से, या कोई जॉब अगर एडमिशन देने से मना, जॉब अगर रिक्रूट करने से मना कर दे, तो आप उसके लिए सीधे कोर्ट में जा सकते हैं। दोज आर फंडामेंटल राइट्स। पर अगर सपोज ये आर्टिकल, सॉरी, डीपीएसपी में अगर कोई चीज़ लिखी हुई है, इसका मतलब है कि आप उसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते, है ना। सरकार यानी पार्लियामेंट जो है उसके लिए लॉ बना सकती है, पर आप ये जाके नहीं बोल सकते कि ये यूसीसी जो है वो उसको इम्प्लीमेंट अगर नहीं किया जा रहा है तो मेरा फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट हो रहा है। तो इस तरीके की बात नहीं हो सकती, क्योंकि डीपीएसपी इज़ नॉट जस्टिसिएबल, ठीक है ना। ये जस्ट जब सरकार पॉलिसीज बनाती है तो उस समय इन चीज़ों का ध्यान रखती है कि डीपीएसपी में क्या लिखा हुआ है, राइट। तो और ये बात जो है कि डीपीएसपी जो जस्टिसेबल नहीं है, उसके लिए हम कोर्ट में नहीं जा सकते, ये आर्टिकल 37 में मेंशन्ड है। ये अब कुछ आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है, राइट। देन डीपीएसपी जो है जस्ट प्रिंसिपल्स लेड डाउन देयर इन एज आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस। जस्ट लाइक कि जो डीपीएस में जो प्रिंसिपल्स हैं वो सरकार जब पॉलिसी बनाती है, सपोज इलेक्शन कैंपेन करेगी, तो उसमें उन चीज़ों का वो ध्यान रखती है कि वो सारे मैटर्स जो है वहाँ पे उठाए जाएं, ताकि लोगों को लगे कि सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है, राइट। उसके बाद यहाँ पे जो एक ही ऐसा स्टेट है जहाँ पे यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, और वो है गोवा, जिसके गोवा के अंदर जो है इम्प्लीमेंटेड है यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। इंडिया के अंदर ऐसी एक ही स्टेट है। देन वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट, यानी कि ऐसे जो वर्क से रिलेटेड जो पूरी दुनिया में जो रिपोर्ट है वो आईएलओ यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज करी है। बस इतना ही काफ़ी है, मैंने इसके लिए और कुछ नोट इस यहाँ पे ऐड नहीं किया है। देन चाइनीज एक ब्रिज बनाया है, चाइनीज ब्रिज जो है पैंगोंग सो। पैंगोंग सो एक लेक है, ठीक है ना, जो जहाँ पे वो लद्दाख के एरिया में है, जम्मू कश्मीर में। और वहीं पे काफ़ी फाइट हो रही थी हमारी, हमने देखा कि हमारी चाइना के साथ फाइट हो रही थी। तो उसके बारे में हमें कुछ जानना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी न्यूज़ में था। सबसे पहली बात कि पैंगोंग सो जो है वो 135 किलोमीटर लंबा लैंड लॉक्ड लेक है, लैंड लॉक्ड है। इसमें कोई नदी अपना पानी नहीं डालती है, ठीक है ना, किसी भी नदी का पानी इसके अंदर नहीं जाता है। तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि पेंगोंग सो लेक जो है वो इंडस नदी से पानी उसमें आता है, श्योक से आता है, ठीक है, ये सब बातें हो सकती हैं क्वेश्चन के अंदर। पर पेंगोंग सो लेक जो है वो एक लैंडलॉक लेक है, 135 किलोमीटर लंबा, बहुत लंबा हो गया ये 135 किलोमीटर। इसका मेजॉरिटी पार्ट जो है वो चाइना के कंट्रोल में है, और अराउंड मिनिमम पार्ट जो है वो इंडिया के कंट्रोल में है। काफ़ी हाइट पे है, लाइक 4000 मीटर की, यानी कि 4 किलोमीटर्स के पास इसकी हाइट है। इंडिया एंड चाइना हैव अराउंड 1/3 एंड 2/3, इंडिया के पास 1/3 एंड चाइना के पास 2/3 जो है इसकी इसका कंट्रोल है, राइट।
इंडिया हैज़ 45 किलोमीटर ऑफ इसकी, ये सब ठीक है। हम सिर्फ इतना जानना चाहिए हमें कि इंडिया के पास उसका कंट्रोल 1/3 है, चाइना के पास 2/3 है, यानी चाइना के पास ज़्यादा कंट्रोल है उसका। ठीक है, उसके बाद ईस्टर्न एंड ऑफ पेंगोंग सो लाइज इन तिब्बत, ये तिब्बत तक भी एक्सटेंड हो जाता है, राइट। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इट इज़ द हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट लेक्स इन वर्ल्ड फिल्ड विद सिलाइन वाटर। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर ये सपोज एक ऐसा लेक है जो इतनी हाइट पे है, तो ऑब्वियसली उसमें बर्फ से आ रहा होगा पानी, और तो कहीं से पानी आएगा नहीं। तो ऐसा कैसे हो गया कि वो फ्रेश वाटर नहीं है? तो क्वेश्चन में आ सकता है कि पेंगोंग सो लेक जो है वो फ्रेश वाटर का लेक है और सलाइन वाटर का लेक है, उसमें चूज करना आ सकता है, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। पेंगोंग सो लेक जो है वो, उसका वाटर जो है वो सलाइन है, क्योंकि एवापोरेशन की वजह से और जो रॉक है वहाँ पे उसकी वजह से उसका, क्योंकि उसके अंदर फ्रेश वाटर का कोई फ्लो नहीं है, बर्फ आती है, पर जो वेपोराइजेशन है उसकी वजह से वहाँ पे सॉल्ट जो है वो, उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, पर इतनी, इसका जो ईस्टर्न पार्ट है एक्चुअली ये ऐसे इस तरह से लेक है, जो इसका ईस्टर्न वाटर, ईस्टर्न पार्ट है वो फ्रेश वाटर है, ठीक है ना। पर जो वेस्टर्न पार्ट है यहाँ इस तरफ ये सलाइन है, राइट। तो यहाँ पे तो कुछ फ्लोरा एंड फौना, कुछ लाइफ फॉर्म्स हैं, पर वेस्टर्न पार्ट सलाइन होने की वजह से यहाँ कोई लाइफ फॉर्म नहीं है, और ठंडी में ये जम जाता है पूरी तरीके से, फिर वो स्केटिंग वगैरह के लिए काफ़ी यूजफुल हो जाता है। ठीक, उसका इसको इंडोएरिक बेसिन कहते हैं, इंडोरेक बेसिन। इसका मतलब होता है कि वो लैंड लॉक्ड है, बट दैट्स इट। इसका इंडोरेक बेसिन का मतलब ये होता है कि वो एक लैंड लॉक्ड लेक है, राइट। उसके बाद ये अपनी ये चेंज, इसका कलर भी चेंज होते रहता है, ब्लू, ग्रीन, रेड, ये सारे इसके कलर इस तरीके से चेंज होते रहते हैं। देन नेक्स्ट थिंग इज कि एंडोसल्फान एक कह सकते हैं ये एक इंसेक्टिसाइड है, जिसकी वजह से केरला में काफ़ी अभी इससे नुकसान हुआ है, और ये काफ़ी न्यूज़ में था। अब हम देखते हैं कि एंडोसल्फान आखिर है क्या। तो एंडोसल्फान इज एन, ये इंसेक्टिसाइड है जो फर्स्ट 1950s में इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसका नाम था थायोडान। ठीक है, ये इसका नाम है थायोडान, और ये 1950s में इंट्रोड्यूस किया जाता है, राइट। अब इसके जो, क्योंकि कोई भी इंसेक्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड इंट्रोड्यूस करने से उसका नुकसान है कि वो फूड चेन का पार्ट बन जाता है। एक तो हमारे फूड चेन का पार्ट बन जाएगा, और दूसरे फूड चेन को डिस्टर्ब कर देता है, क्योंकि जो जिसको इसने मारा है, कि इंसेक्टिसाइड है, तो किसी न किसी इंसेक्ट को तो ये मार रहा होगा। तो जिसको भी वो मारेगा वो किसी के फूड चेन का पार्ट होगा, किसी का फूड रहा होगा। तो इस तरीके से वो फूड चेन जो है डिस्टर्ब हो जाता है। प्लस ये इंसेक्टिसाइड्स जो है वो, क्योंकि किसी न किसी हम एग्रीकल्चर क्रॉप्स है उसी पे डालते हैं, तो ये हमारे फूड चेन का पार्ट बन जाते हैं, फिर ये हमें अफेक्ट करेंगे, और ये दूसरे फूड चेन को भी अफेक्ट करते हैं। तो इसलिए हमेशा इंसेक्टिसाइड जो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, उसके हमेशा जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो देखे जाते हैं। यहाँ पे इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि इसके न्यूरोटॉक्सिसिटी है इसकी वजह से, यानी ये हमारे ब्रेन को भी डैमेज करता है। फिजिकल डिफॉर्मिटीज़ भी है, यानी उससे बच्चे जो है वो ऐसे डिसेबल पैदा होंगे। पॉइजनिंग, उससे लोग मर भी रहे हैं, क्योंकि जब आप उसकी स्प्रे करने जाते हैं तो ज़्यादा चांस है कि वो आपकी ब्रीदिंग में का पार्ट बन सकता है, राइट। ये किस टाइप के क्रॉप्स पे स्प्रे किया जाता है? कॉटन, कैश्यू यानी काजू, फ्रूट्स, टी, पैडी, टोबैको, और ये वाइट फ्लाइज, एफिड्स एंड बीटल्स, वॉर्म्स, इन सबको ये मारता है। तो ये सब तो इसके क्रॉप्स है जिस पे ये यूज करते हैं। वाइट फ्लाइज, एफिड्स, बीटल्स एंड वॉर्म्स, यानी इस तरीके के कुछ इंसेक्ट्स हैं जिनको ये मारता है। अब इसका नुकसान क्या है? नुकसान, एक तो सबसे पहली बात हमें ये समझना है कि इसके लिए केरला में काफ़ी मूवमेंट चलती है, क्योंकि केरला में ये काफ़ी यूज़ किया जाता है सदर्न पार्ट में, और वहीं पे इसके लिए काफ़ी बातचीत होती है कि इसको बंद कर दिया जाए, इसको बैन कर दिया जाए, राइट। तो एंडोसल्फान जो है वो ये हमारे फूड चेन में एक्यूमुलेट हो जाता है, रिलीज टू, अगर ये वाटर स्ट्रीम में भी चला जाएगा, क्योंकि जब ये स्प्रे किया जाएगा तो वाटर स्ट्रीम का भी पार्ट हो सकता है। इस तरीके से ये जो है हमारे ह्यूमंस एंड एनिमल्स, ये सबको इम्पैक्ट करता है। तो इस तरह हमारे जो इन्वायरमेंट है वहाँ पे भी ये इम्पैक्ट डालेगा। तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझने वाली बात यह है कि इंडोसल्फान जो है वो एक, सबसे पहले तो इंसेक्टिसाइड है जो कुछ क्रॉप्स पे डालते हैं, और ये सदर्न इंडिया में इसके लिए काफ़ी ये न्यूज़ में था। ये कुछ उससे पिक्टोग्राफ है जो आप देख सकते हैं। नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स, इसके लिए जस्ट कुछ नहीं, इतना हमें याद रखना है कि अभी जो टारगेट था 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का, वो 2030 तक था, लेकिन उसको घटा करके 2025 तक कर दिया गया है। ठीक है,
देन ट्विन साइक्लोन्स। अब इथेनॉल के लिए मैं थोड़ा सा और भी बता दूं कि इथेनॉल क्या एक बायोफ्यूल है, यानी कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। अभी क्योंकि इथेनॉल जो है वो उसका जो प्रोडक्शन है काफ़ी इवॉल्व हो चुका है। पहले इसको हम ऐसे वीट नहीं, किसी ग्रेन्स के को ग्रेन को फूड ग्रेन को फर्मेंट करके फिर उससे बनाते थे बायोफ्यूल। लेकिन अभी एल्गी से हम बनाते हैं, क्योंकि वो एक बायो ऑर्गेनिज्म है, तो एल्गी से भी हम डायरेक्ट इसको बायोफ्यूल बना सकते हैं, राइट। तो इसलिए अभी वो काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है और एल्गी की खेती करी जाएगी बड़े पैमाने पे। उससे फिर बायोफ्यूल्स निकाले जाएंगे, राइट। तो हमारा टारगेट जो है, और ऑब्वियसली जो हमारा जो फूड ग्रेन है वो बर्बाद जो हो रहा है, हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। जो ऑयल है, कुछ भी ऑर्गेनिक मैटर अगर बर्बाद हो रहा है तो उससे हम बायोफ्यूल बना सकते हैं। जैसे कि सपोज फैक्ट्रीज हैं जो प्रोसेस्ड फूड बनाती हैं, ठीक है ना, चिप्स फैक्ट्रीज हो गई या फिर ऐसे बहुत सारी जो फैक्ट्रीज जो फ्राई करती हैं चीज़ों को। अब वहाँ पे वो तेल जो है वो काफ़ी यूज़ होता है, पर वो जो ऑयल है वो एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ यूज़ के बाद वो जल जाता है और वो फिर काम का नहीं रहता। फिर उसको फेंकना नहीं है, उससे बायोफ्यूल बनेगा। तो इस तरीके की कुछ भी अगर हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर है, तो अगर वो बर्बाद हो रहा है तो हम उससे बायोफ्यूल बना सकते हैं। तो 20%, यानी पेट्रोल के अंदर 20% बायोफ्यूल होगा, 80% पेट्रोल होगा। इस तरीके से ये टारगेट है सरकार का, ताकि हमारा हमारा जो डिपेंडेंस है पेट्रोलियम पे, इंपोर्ट्स पे, वो कम हो, प्लस हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है वो भी प्रिजर्व हो, राइट। तो ये 20% टारगेट है 2025-26 के लिए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि बायोफ्यूल पे अक्सर न्यूज़ क्वेश्चन आते रहते हैं, प्लस सरकार की भी इस पे काफ़ी फोकस है, ठीक है। देन कम्स ट्विन साइक्लोन। अब ये ट्विन से मतलब ये है कि दो साइक्लोन होंगे। अब दोनों कहाँ कहाँ होंगे? एक होगा नॉर्थ पोल, एक होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, एक होगा सदर्न हेमिस्फीयर में। और ये यहाँ पे इंडिया है, तो एक यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एक यहाँ सदर्न, यानी कि, और यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया ऐसे मान लो। तो ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न पार्ट में एक सदर्न हेमिस्फीयर में होगा और एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा। और इस तरीके से ये दोनों जो साइक्लोन्स है यहाँ पे एक साथ ओरिजिनेट होते हैं बिकॉज ऑफ मानसून विंड्स की वजह से। मानसून विंड यहाँ से ऐसे आएगी और फिर ये एक ऐसे डाइवर्ट, एक ऐसे डाइवर्ट, तो ये एक यहाँ साइक्लोन और एक ये यहाँ साइक्लोन। हमें पता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये एंटी क्लॉकवाइज घूमती है इस तरीके से, और सदर्न हेमिस्फीयर में ये क्लॉकवाइज घूमती है, तो यानी कि ऐसे। तो इस तरीके से जो यहाँ पे साइक्लोन्स यहाँ पे बनेंगे, ये ट्विन साइक्लोन्स इनका, ये इस तरीके से बनते हैं दोनों हेमिस्फीयर में। इसमें से एक का नाम असनी है जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, और एक है करीम जो कि सदर्न हेमिस्फीयर में है। ये भी हमें ध्यान रखना है। असनी जो है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, और करीम ये सदर्न हेमिस्फीयर में है। इन दोनों का नाम है ये साइक्लोन्स के। इसमें जो स्पीड है इसकी कुछ 100 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा है इसकी स्पीड, ये हमें पता होना चाहिए। ये ऐसा कुछ पूछा नहीं जाएगा, बट जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए। उसके बाद ये दोनों जो है वो इंडियन ओशन में ही फॉर्म हुए हैं। ये दोनों इंडियन ओशन का ही पार्ट है ये पूरा, राइट। उसके बाद बहुत सारे सेम लॉन्गिट्यूड, ये दोनों जो है सेम लॉन्गिट्यूड पे, यानी कि सेम लॉन्गिट्यूड पे ये फॉर्म हुए हैं दोनों के दोनों। एंड नाउ ड्रिफ्टिंग अपार्ट, और ये अब दोनों एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि इनकी जो ओरिजिन है वो मानसून विंड से होती है। साइक्लोन करीम हैज क्रिएटेड अ पाथ इन द ओपन सी वेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया मैंने जस्ट बताया कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, तो इसके वेस्ट में जो ये करीम साइक्लोन है वो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, और जो असनी है वो नॉर्दर्न पार्ट में हो रहा है। असनी नाम जो है वो श्रीलंका के बाद द्वारा दिया गया है, और जो करीम नाम है वो सेशल्स के द्वारा दिया गया है। आपको पता होना चाहिए कि जो साइक्लोन्स की जो नेमिंग होती है उसके लिए कुछ कंट्रीज जो है अपना नाम भेजती रहती हैं, और उन्हीं में से चूज करके फिर यहाँ पे नाम जो है इनका दिया जाता है, राइट। अब ये ट्विन साइक्लोन्स जो है इनके पीछे का जो रीज़न है इनके फॉर्मेशन का, वो रॉसबी वेव्स है। रॉसबी वेव्स क्या है? वो इक्वेटोरियल रॉसबी वेव्स है, जो कि जिसकी जो वेवलेंथ है, जैसे मैंने बताया था कि जो सुनामी आती है उसकी वेवलेंथ किलोमीटर्स में होती है। कुछ 100 किलोमीटर्स में सुनामी आती है, उसकी वेवलेंथ होती है। जिसकी जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी वो उतना ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होगा, ठीक है। और इसी की वजह से सुनामी जब समुद्र में आता है तो हमें वो दिखता नहीं कि वो चल के आ रहा है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ इतनी ज़्यादा होती है कि एक वेव अगर यहाँ है तो दूसरा वेव बहुत ही दूर होगा, उसको दोबारा आने में टाइम लगता है, ठीक है। तो एक बार अगर सपोज सुनामी आ गया और एक पहला वेव अगर अटैक कर चुका है, तो दूसरा वेव को अटैक करने में हो सकता है 1 घंटा लग जाए, ठीक है। तो क्योंकि उनकी वेवलेंथ बहुत लंबी होती है, दूसरा वेव आएगा तो उसको ट्रैवल करने में टाइम लगता है, और उसकी जो ट्रैवलिंग स्पीड होती है दैट इज़ नॉट दैट ग्रेट, तो इसकी वजह से उसको टाइम लग जाता है ट्रैवल करने में।
उसके रोजवी वेव्स जो है वो हमें पता है रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से ये क्रिएट होता है, राइट। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो असनी एंड करीम यानी कि ट्विन साइक्लोन जो फॉर्म हुआ है वो रोजवी वेव की वजह से हुआ है, एंड रोजवी वेव्स जो है वो रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से क्रिएट होते हैं, राइट। देन उसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अभी रिसेंटली क्वाड की मीटिंग हुई है टोक्यो में, ठीक है। तो वहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ के कुछ जो क्वाड एक्चुअली 4 मेंबर्स हैं क्वाड, जिसमें अमेरिका अमेरिका ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, सॉरी सॉरी जापान एंड इंडिया, ठीक है ना। ये 4 कंट्रीज इस क्वाड के मेंबर हैं। अब ये क्वाड क्या है, तो हमें जस्ट बता दूं मैं कि यहाँ पे सपोज ये इंडिया है इस तरीके से, ये पूरा यूरोप होगा, यहाँ से ये हमारा इंडोनेशिया, म्यांमार एंड मलेशिया वगैरह ये सारा यहाँ पे है, और यहाँ पे ये पूरा एरिया जो है ये एरिया ये है पैसिफिक ओशन, राइट। और यहाँ पे है यूएसए, ये यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका हो गया, यहाँ पे साउथ अमेरिका हो जाएगा, और यहाँ पे ये तो रशिया का पार्ट है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो और यहाँ पे है अटलांटिक, ये अटलांटिक है, और यहाँ भी अगेन यूएसए ही है, और यहाँ पे ये नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका। अब ये सीन क्या है कि यही वाला पार्ट तो हमें यहाँ पे, क्योंकि अर्थ गोल है तो वही वाला पार्ट हमें यहाँ पे दिख रहा है। ये जो है पैसिफिक पैसिफिक ओशन जो है यहाँ पे, उसी पैसिफिक ओशन के चारों तरफ के जो स्टेट्स हैं उसको क्वाड कहते हैं। जैसे यहाँ पे जापान हो गया, ये यहाँ पे इंडिया हो गया, यहाँ पे नीचे ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, राइट, और यहाँ पे ये यूएसए हो गया। तो एक तरीके से ऐसे क्वाड्रिलेटरल बन जाता है, इसलिए इसको क्वाड कहते हैं, ठीक है ना। और उसी क्वाड्रिलेटरल से ही इसी क्वाड्रिलेटरल से इसका नाम क्वाड रखा गया है। तो इस स्पेसिफिक ओशन में, क्योंकि यहाँ पे चाइना जो है वो एग्रेसिवली अपना जो कह सकते हैं टेरिटरी है वो एक्सपैंड करना चाहता है, अपनी जो फुटप्रिंट है चाइना जो पैसिफिक ओशन में इम्प्रूव बढ़ाना चाहता है, जिसकी वजह से उसको काउंटर करने के लिए यहाँ पे ये 4 मेंबर्स जो है वो एक साथ आए हैं, जिसमें इंडिया भी उसका पार्ट है, राइट। नाउ द थिंग इज कि ये चारों स्टेट्स जो है, चारों कंट्रीज जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस क्वाड, और क्वाड जो है वो कह सकते हैं एशियन नेटो भी कह सकते हैं एक तरीके से। हम ऐसा माना जाता है कि ये एशियन नेटो की जैसा है, हो सकता है अब आगे चल के, राइट। तो इसकी मीटिंग हुई है जो कि टोक्यो में हुई है, तो वहाँ पे हमारे पीएम ने उनको कुछ गिफ्ट्स दिए हैं। उन गिफ्ट्स की कुछ इंपॉर्टेंस है, तो हम देखते हैं वो क्या है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो हो सकता है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाए हमें। एक तो सांझी आर्ट पैनल जो कि यूएस प्रेसिडेंट को दिया गया है, गोंड आर्ट पेंटिंग जो कि ऑस्ट्रेलियन पीएम को दिया गया है, और वुडन हैंड कार्व्ड बॉक्स जो है वो रोगन पेंटिंग है जो जापानीज पीएम को दिया गया है। आपको मैं बता दूं कि इसके पहले जब भी कोई बाहर से आता था, कोई भी डिग्नेटरीज इंडिया में सपोज लैंड किया है, तो यहाँ से इंडियन स्टेट की तरफ से उनको कुछ गिफ्ट्स दिए जाते थे। तो उसमें एक ही गिफ्ट होता था, ताजमहल, राइट। एज इफ इंडिया में सिर्फ ताजमहल ही है और कुछ है ही नहीं। और थैंक्स टू बीजेपी की, अभी इन्होंने जब से सरकार संभाली है तब से बहुत सारे कुछ चीज़ें दी जा रही हैं, गीता दिया जा रहा है, उसके बाद सदर्न जो स्टेट्स है वहाँ से जो रिलेटेड कभी वहाँ से रिलेटेड जो आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें हैं वो दी जाती हैं। नटराज हम दे रहे हैं क्योंकि नटराज इस सिविलाइजेशन का पार्ट है, ताजमहल नहीं, राइट। तो ताजमहल को यहाँ से जो चेंज है कल्चरल चेंज, वो हमें दिख रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो गिफ्ट्स दिए गए हैं उनके बारे में देखते हैं। ये है सांझी आर्ट पैनल फॉर यूएस प्रेसिडेंट, ठीक है। अब ये है क्या, ये ऐसा दिखता है, और ये यमुना नदी के किनारे एक ठाकुरानी घाट है, वहीं से ये जो वहीं पे ये जो आर्ट है वो वहाँ पे बनाया जाता था। ये कृष्ण जी से रिलेटेड है, ठीक है ना। गोकुल हमें दिख रहा है, यमुना के किनारे गोकुल है, तो ऑब्वियसली गोकुल का नाम आते ही हमें समझ में आ जाना चाहिए कि वो कृष्णा से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये वाली पेंटिंग उनको दी गई है यूएस प्रेसिडेंट को। देन जो हमारे ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर है उनको मध्य प्रदेश की एक गोंड जो प्रजाति है, जो ट्राइब है, उन्होंने पेंटिंग बनाई है, तो उनकी पेंटिंग यहाँ पे दी गई है ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर को, राइट। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान रखना है। और गोंड ट्राइब जो है वो मध्य प्रदेश में रहते हैं, उनकी मैक्सिमम पॉपुलेशन वहाँ पे है। और जो एक वुडन हैंड क्राफ्ट बॉक्स है, ये हैंडमेड बॉक्स है, वो दिया गया है जापानीज प्राइम मिनिस्टर को, राइट। और ये आता है कहाँ से, कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात से रिलेटेड है ये। और इसमें जो है ये इसको बनाने के लिए
वर्ड रोग, इसको इसमें जो रोगन एक्चुअली जो वर्ड है पेंटिंग जो है वो रोगन वर्ड जो है वो ऑयल से, क्योंकि इस पे जो पेंटिंग बनाई जाती है वो ऑयल की पेंटिंग होती है, तो इसलिए वर्ड बादाम रोगन का भी मतलब होता है, बादाम रोगन तो सुना ही होगा, इसका मतलब होता है आलमंड ऑयल यानी बादाम का तेल, तो ये रोगन का मतलब ऑयल होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं क्वाड से रिलेटेड। जो गिफ्ट्स हमने दिए हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अपने क्वाड के पार्टनर्स को, जो मीटिंग हुई थी वो हुई थी यहाँ पे टोक्यो में, राइट। देन हमने और भी कुछ चीज़ें देखी। ट्विन साइक्लोन काफ़ी इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड, असनी एंड करीम, तो दोनों हेमिस्फीयर्स में ये चीज़ें होती हैं, दो साइक्लोन्स बनते हैं इसके पीछे। रॉसबी वेव्स जो इक्वेटोरियल वेव है और वो अर्थ के रोटेशन की वजह से बनता है, हम जानते हैं, क्योंकि वो कोरियलिस फोर्स की वजह से बनता है। और साइक्लोन के बनने में कोरियलिस फोर्स हमने पहले भी ज्योग्राफी के अंदर इसके बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ लिया है। उसके बाद नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स जो है उसमें हम 20% जो है वो उसका टारगेट 10% से बढ़ा करके 20%, इसका मैंने पिछले वीडियो में भी कवर किया था कि अभी जो है अराउंड 10% के पास हमने अचीव कर लिया है। जो बायोफ्यूल का मिक्सिंग का जो टारगेट है वो पर हमें 20% अचीव करना है 2025 तक में। उसके बाद हमने एंडोसल्फान देखा, एक इंसेक्टिसाइड है। देन हमने पेंगोंग सो लेक के बारे में देखा कि एक फ्रेश वाटर नहीं, एक सलाइन वाटर लेक है, ये एक लैंड लॉक्ड है, प्लस ये ट्रांस हिमालयन रीजन में पाया जाता है। ये पेंगोंग सो लेक है वो लद्दाख रीजन में है, और लद्दाख रीजन जो है वो ट्रांस हिमालय का पार्ट है। तो ये भी एक चीज़ पूछी जा सकती है कि ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है या नहीं है, तो ये भी चीज़ हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद वर्क रिपोर्ट जो है, वर्ल्ड वर्क रिपोर्ट की आईएलओ रिलीज करता है, वर्क से रिलेटेड है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड देखा हमने कैसे वो आर्टिकल 44 का पार्ट है, डीपीएसपी का पार्ट है, और डीपीएसपी जो है जस्टिसएबल नहीं है, वो आर्टिकल 37 में लिखा हुआ है, ठीक है। गोवा इज ओनली स्टेट जहाँ पे यूसीसी इम्प्लीमेंटेड है। ये सब चीज़ें हमने देखी हैं। उसके बाद हमने आयुष्मान भारत देखा, जिसके अंदर 5 लाख रुपया पर फैमिली पर ईयर जो है वो प्रोवाइड की जाती है। और इस तरीके से हमने रिवाइज भी कर लिया, और ये चैप्टर भी यानी कि ये वाला लेक्चर भी पूरा हो चुका है। मिलते हैं जल्दी हम नवंबर के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स के साथ। करंट अफेयर्स एक्चुअली जो है वो लास्ट मंथ में, यानी एग्ज़ाम से काफ़ी जब नज़दीक हो तभी करना चाहिए। उसके पहले का जो पूरा टाइम है वो हमें स्टैटिक पार्ट पे देना चाहिए। और वैसे भी आपके एग्ज़ाम के लिए कुछ 10-15 क्वेश्चंस आएंगे करंट अफेयर्स के, तो लास्ट टाइम में उसको रिवीजन के साथ साथ, जो बाकी स्टैटिक के रिवीजन के साथ साथ इसको भी अगर देख लिया जाए तो ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि याद भी रखना है इसको। और करंट अफेयर्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए लास्ट मोमेंट में अगर एक साथ देख के जाएँ तो वो काफ़ी ईजी हो जाएगा उसको याद रखना। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि नवंबर का फर्स्ट लेक्चर होगा, जल्दी आ जाएगा वो भी। चलिए, ओके देन, बाय बाय, सी यू।